नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो UGC नेट पेपर 1 के लिए एक शानदार और पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इससे पहले इस वीडियो के 2 पार्ट आ चुके हैं जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज तीसरा पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में UGC नेट पेपर 1 के वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों को शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता रहता है। ये हमारा पहला प्रश्न है। मतलब ये पूछ रहा है कि आप जानते हैं कि मूल्यांकन जो होता है वो कई प्रकार का होता है। इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है जो विद्यार्थी जो सीखते रहते हैं उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए हमें निरंतर फीडबैक देता रहता है। मतलब कि 15 दिन हो गया विद्यार्थी कोई चैप्टर पढ़ा रहे उस चैप्टर का टेस्ट ले लिए, ठीक, कोई यूनिट पढ़ा रहे यूनिट का टेस्ट ले लिए, 1 महीना पर मंथली टेस्ट ले लिए, यानी कि कंटिन्यू जो पढ़ा रहे उसका हम टेस्ट लेते जा रहे हैं। तो ये कौन सा इवैल्यूएशन होता है? तो हमने आपको पहले भी बताया है, ये इवैल्यूएशन होता है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम जो क्लास में पढ़ाते रहते हैं उसका टेस्ट लेते हैं, या इसे आपको बताए कि इंटरनल इवैल्यूएशन या आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसके दौरान शिक्षक क्या करते हैं कि बार बार साप्ताहिक या मासिक टेस्ट लेते हैं, यानी कि यूनिट वाइज टेस्ट हो गया या चैप्टर टेस्ट हो गया, ये सब क्या हो जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही आ जाता है। क्लियर? और जब भी हम किसी का एडमिशन के लिए, किसी कोर्स में एडमिशन के लिए, किसी संस्थान में एडमिशन के लिए जो टेस्ट लेते हैं तो वो जो ए विकल्प है स्थानांतरण मूल्यांकन, ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो जाता है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नैदानिक मूल्यांकन अभी निश्चित करता है, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन जो होता है वो क्या निश्चित करता है, ये हमारा अगला प्रश्न है। पिछला प्रश्न था हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। अगला प्रश्न है नैदानिक मूल्यांकन के बारे में, ठीक। तो नैदानिक मूल्यांकन क्या अभी निश्चित करता है? अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन की जाँच करता है, या अनुदेशों के दौरान, अनुदेश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, तो इन देशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता के बताता है, अनुदेश के अंत में उपलब्धि की स्थिति बताता है, या अनुदेश के दौरान, डी विकल्प कह रहा है कि अनुदेश के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान ये काम करता है। तो अनुदेश मतलब हुआ इंस्ट्रक्शन, या जो हम पढ़ाते वक्त जो पढ़ाते हैं, जिस तरह पढ़ाते हैं वो सब सारा अनुदेश के ही अंतर्गत आ गया। तो अनुदेश के दौरान यानी कि पढ़ाने के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, ये डी विकल्प कह रहा था। तो आपको हम बताएं कि नैदानिक मूल्यांकन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम समस्या के बारे में पता करते हैं, जो छात्र सीख रहे हैं उसके बीच में क्या समस्या आ रही है, और उसी समस्या को हम सॉल्व कर दिए, ठीक, उसके निदान का भी उपाय, उसका निदान भी निकाल दिए, तो वो हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आपको मैं स्पेलिंग लिख दूँ, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मतलब कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी छात्र को क्या समस्या है, चैप्टर बाय टेस्ट लिए, या एक यूनिट पढ़ा है और वो यूनिट का टेस्ट ले, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है उसका टेस्ट आपका ले रहा है, रिसर्च पढ़ा है रिसर्च का टेस्ट ले रहे हैं, तो ये सारा फॉर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन फिर उस टेस्ट लेने के दौरान हमें क्या पता चल जाता है कि छात्रों को कहाँ समस्या हो रही है, ठीक, जैसे कि इवैल्यूएशन में समस्या आ रही है, या रिसर्च पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हम क्या करें, प्रॉब्लम समझ के, अब तो ये हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और जब भी हम प्रॉब्लम को दूर करने का भी उपाय बताने लगे तो समस्या को जानकर उसका प्रॉब्लम निदान भी करने लगे, तो वही हो जाता है आपका नैदानिक या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो यहाँ का विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर जो हमारा
प्रश्न कह रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है। इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न आपसे बराबर पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई छात्र है, वो क्या करता है कि उसके पास कई सारी समस्या है, तो वो आपके साथ बांटना चाह रहा है, मतलब अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। इसके लिए वो सीधे आपके घर चलाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, या बी विकल्प उसे बताए कि वो प्राध्यापक से मिले यानी कि प्रिंसिपल से मिले और समस्या का हल करे। सी उसे बताए कि वो उसके घर कभी ना आए, और डी है उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। तो देखिए, कोई भी छात्र अगर आपके घर आ रहा है कोई समस्या लेकर, एजुकेशनल समस्या लेकर, तो उस समय हमें छात्रों को क्या करना चाहिए कि उसे हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो हेल्प के ही उद्देश्य से आया है। तो पहला काम क्या है, हमें हेल्प करना और उसको प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। कोई डिस्करेज हो जाता है, फेल कर जाता है या पढ़ने में मन नहीं लगता, तो टीचर से मतलब मिलने आता है, अपने रिग्रेट फील करने आता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको हमको क्या करना है, इनकरेज करना है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है कि एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट देयर मोरल, उसको युक्ति संगत सहायता देना है और उसके मनोबल को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ये काम करना है, न कि उसको भगा देना है या उसके माता पिता से संपर्क कर समस्या का समाधान करना, नहीं। पहले उससे मिल के उसकी समस्या को जानना और खुद अपने लेवल पर उसको क्या करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना तुरंत, ताकि उसका मोरल डाउन ना हो और वो आगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CTET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ये हमारा अगला प्रश्न है। ये मतलब CTET नहीं है, ये CIET है। CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक। तो आपको बताओ, CIET जो है वो CIET है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक। ये इसका हिंदी होता है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। जनसंचार तकनीकों का उपयोग कर विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के उद्देश्य से यह स्वायत्त संस्थान निर्मित है। यह किसके अंदर है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत यह क्या करता है, कार्य करता है। तो CIET का फुल फॉर्म C हो जाएगा। अब फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंटेक को देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने के लिए जाना जाता है, यानी कि ये क्या करता है, स्मारकों की देखभाल व संरक्षण आदि सारे कार्य करता है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटेक का पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटरनेशनल, फिर इंटीग्रेटेड ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, या इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इंटेक जो है INTAC, इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 को नई दिल्ली में हुई थी। यह हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अब है 26 प्रश्न। वर्तमान में अध्ययन की प्रभावी विधि है। अगर बात हम डायरेक्टली प्रेजेंट की करें कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि क्या है, तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि है ई-लर्निंग। अभी भी आप किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं? ई-लर्निंग के माध्यम से कर रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग हो जाए या इंटरनेट वाला लर्निंग हो जाए, ऑनलाइन टीचिंग हो जाए, सारा चीज़ जो है सो ई-लर्निंग ही होता है। तो अभी सबसे अधिक प्रभावी विधि ई-लर्निंग है। वैसे मिश्रित अध्ययन को भी माना जाता है, ब्लेंडेड स्टडी को भी, पर ई-लर्निंग ही सबसे बेहतरीन और प्रभावी विधि है। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ये हमारा 27 नंबर प्रश्न कह रहा है। विकल्प है शिक्षक छात्र बहुत औपचारिक तथा निकट, मतलब शिक्षक छात्र में कैसा संबंध होना चाहिए? बहुत औपचारिक व निकट हो, या कक्षा तक ही सीमित हो, यानी कि बस क्लास में तुम्हारे टीचर है, घर पे तुमसे कोई मतलब नहीं। ये भी, या सद्भावनापूर्ण, सम्मानपूर्ण हो, या उदासीन हो, न्यूट्रल हो। तो आपको बताओ कि शिक्षक छात्र के संदर्भ में बहुत औपचारिक तथा निकट, बहुत निकट नहीं होना चाहिए। बहुत निकट होंगे तो फिर उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है, बहुत निकट नहीं होना है। पहली बात तो हमें शिक्षक
ही रहना है उन लोगों के सामने में। ठीक है, बी विकल्प कह रहा है कक्षा तक ही सीमित। ठीक है, कक्षा तक ही सीमित रहनी चाहिए। पर क्या होता है कि कभी कभी छात्रों को घर पे जाके काफ़ी समस्या, कभी वो फ़ोन कर सकते हैं या कभी आपसे मिल सकते हैं, तो उस समय भी हमको टीचर के बिहेव में रह के उसको मार्गदर्शन करना होता है, क्योंकि कभी कभी छात्र घर पे बहुत समस्या में आ जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं। तो ये कक्षा तक ही सीमित रहना सही नहीं है विकल्प। तीसरा है सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। तो ये विकल्प सबसे उचित है। शिक्षक और छात्र के बीच की जो संबंध होता है वो हमेशा सम्मानपूर्ण होता है और सद्भावनापूर्ण होता है। ये दोनों के दोनों चीज़ें रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहना चाहिए। छात्रों के प्रति शिक्षकों में क्या होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए कि नहीं उसको आगे बढ़ाना है, उसके प्रति अच्छी भावना है छात्रों के प्रति, और छात्रों को क्या होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। तो ये जो हमारा शिक्षक छात्र संबंध के कौन सी बात सही है, तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प सी, सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। यानी कि अगले प्रश्न के अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है, मतलब इफेक्टिव टीचिंग एड के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा है प्रभावी शिक्षण सामग्री। रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, मतलब प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है, जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, या जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखती हो, या जो सभी छात्रों को दिखाई दे, या बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। पहली बात, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, ये पहले आपको जानना चाहिए कि शिक्षण सहायक सामग्री होता क्या है, टीचिंग एड क्या होते हैं। तो आपको बताओ कि टीचर जो पढ़ाने के दौरान छात्रों को समझाने का प्रयास करता है, तब छात्रों को समझाने के लिए जिन चीज़ों या सामग्रियों की सहायता लेता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, टीचिंग एड्स कहलाती है। और प्रभावी शिक्षण सामग्री वह होती है जिससे कि छात्र आसानी से सीख ले और ज़िंदगी भर याद रखे। जैसे कि मान लीजिए कि हम पढ़ाते वक्त मैप का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चों को बताते हैं कि देखो ये जो मैप होता है उसमें ऐसे करके, मतलब मैप में पूरा सीधे सीधे ये स्ट्रेट होगा, ऐसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, फिर ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो इसका मतलब कि ये बात हम उसको बता दिए तो वो हमेशा याद रखेगा कि कभी भी मैप हम देखेंगे तो उसके ऊपर वाला जो भाग होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, फिर साइड वाला ये राइट हैंड वाला ईस्ट होगा, लेफ्ट वाला वेस्ट होगा। तो ऐसे हम बता दें तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ये मैप के सहारे पढ़ाई, इसी तरह चार्ट के सहारे पढ़ाई, रेडियो के सहारे पढ़ाई, टीवी के सहारे पढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये टीचिंग एड्स में आती है। तो प्रभावी शिक्षण सामग्री वह होती है जो छात्रों के सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखती हो। यानी कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वो इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल कहलाएगा, टीचिंग एड कहलाएगा जो कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखे। आँख नाक सब जगह से हम जो देखेंगे, आँख से देखेंगे या कान से सुनेंगे, सभी जगह से हम सक्रिय रहेंगे, तभी तो कोई चीज़ बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और ऐसे सिर्फ बोल के पढ़ाया जाए, कुछ दिखाया ही नहीं जाए बोर्ड पे, तो फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे आपको हम दिखा दिए तो क्लियर समझ में आ गया। ये हम सिर्फ बोल देते कि ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है और कोई जानते ही नहीं, पहले से अगर नहीं जानते होते तो समझ में आता। तो इसलिए जो देखे भी, जो सुने भी, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो, तो वो जो चीज़ होगी शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो ज़्यादा समझ में आएगी और वही प्रभावी कहलाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपित साधनों में नहीं आता है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो पहली बात समझिए कि प्रक्षेपित साधन क्या होता है। वो प्रोजेक्टेड एड होता है, जिसको कि मतलब कि हमको प्रोजेक्टर पर किसी को प्रसारित कर सके, दिखा सके। जैसे वह दृश्य शिक्षण उपकरण जो प्रक्षेपण के माध्यम से दिखाया जाता है, यानी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है, प्रक्षेपित साधन कहलाता है। जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, मूक फिल्में, कार्टून, ये सब क्या होता है कि हम इसको टीवी पे उपग्रह की सहायता से सबको, मतलब इस सब को हम पर्दे पे दिखा सकते हैं। इस टाइप से ये सारी चीज़ें क्या कहला जाएगी, प्रक्षेपित साधन कहलाएगी। पर वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे पर्दे पर उतार नहीं सकते, वो नॉन प्रोजेक्टेड ऐड कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका
ब्लैक बोर्ड हो गया। तो इसमें जो है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपित साधनों में नहीं आता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर ये आता है, छाया प्रक्षेपित्र, स्लाइड प्रोजेक्टर, सबका सब आता है। बस ब्लैक बोर्ड क्या होता है, इसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, ये प्रक्षेपित साधनों में नहीं आता है। साथ ही साथ आप जान लीजिए चार्ट जो हो गया, तो चार्ट को हम थोड़ी पर्दे पे उतार सकते, तो ये भी जो है सो प्रक्षेपित साधनों में नहीं आएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, जो कि आज का आपका होमवर्क है कि अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। क्या है अध्यापक का प्रारंभिक कार्य? टीचर जो है उसका स्टार्टिंग इनिशियल वर्क क्या है? विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, या विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना, या विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। इसमें से चारों विकल्प में से जो आपको सही लगता है, प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ABCD करके आप उत्तर लिखें। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। पेपर 1 के किसी भी टॉपिक, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, या आपका नंबर सिस्टम हो, या नंबर सीरीज हो, या कोडिंग डिकोडिंग हो, या पीपुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सब पे एकदम सरल से सरलतम हिंदी भाषा में वीडियो अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और सीखिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो एकदम सरल भाषा में पेपर 1 की तुरंत से तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।